नमस्कार। टमाटर एक ऐसी फसल है जिस पर बहुत ही अच्छा उत्पादन आता है यदि उसका प्रबंधन आप अच्छे से कर लेते हैं तो। लेकिन किसानों के साथ एक समस्या ये है कि वह जब कुआँ खोदते हैं तब उन्हें प्यास लगती है। मतलब जब समस्याएं आ जाती हैं, कोई समस्या आ जाती है हमारी फसल पर, तब जाकर हम उसका निदान खोजते हैं और फिर हम स्प्रे करते हैं या फिर दवा डालते हैं, तो फिर आप देखते हैं आपके रिजल्ट जो है वो उतने बढ़िया नहीं मिल पाते हैं और आपकी जो फसल है वो काफ़ी बैक हो चुकी होती है। आज इस वीडियो पर मैं आपको 3 पॉइंटों के आधार पर बताऊंगा कि टमाटर की फसल के लिए आपको क्या करना चाहिए। वो 3 प्रमुख पॉइंट हैं, यदि आपने उसे मान लिया तो यकीन मानिए आपका जो उत्पादन है बहुत ही बढ़िया आने वाला है। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, हम आपको पहले समस्याएं बताएंगे और फिर उनका आपको निदान भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने टमाटर, मिर्च, खीरा, बैगन, करेला, फूल गोभी और लहसुन इन फसलों के लिए ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है, चाहे वो कीट प्रबंधन हो, चाहे फिर वो रोग प्रबंधन हो, चाहे फिर वो खाद प्रबंधन हो। ये सारी जानकारी उस ई बुक पर आपको मिल जाती है। यदि आपको वो लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी है एग्रोजीवन के नाम से, वहाँ से भी आप उसे ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है www.agrojeevan.com, वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है, जहाँ पर हम सारी समस्याओं को निदान बताते रहते हैं समय समय पर, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो समस्याएं क्या हैं। समस्या यदि हम देखें तो पहला पॉइंट है भैया रोग प्रबंधन। रोग प्रबंधन अगर हम देखें तो कुछ विशेष समय होता है, जैसे कि अब ये समय चल रहा है, इस पर अगर हम देखें तो विशेष रोग आते हैं। जैसे कि आप टमाटर लगाते हैं, शुरुआत पर आपको अर्ली ब्लाइट आती है, इसके बाद हम देखें तो लेट ब्लाइट आती है और बैक्टीरियल ब्लाइट आती है। ये तीनों ब्लाइट हैं। ब्लाइटों को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी टमाटर की फसल स्वस्थ रहती है, स्वस्थ रहती है तो आपको उत्पादन अच्छा मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो कीटक हैं, लीफ माइनर हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहता है इसका टमाटर की फसल पर। यदि आ जाता है तो आपका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। और दूसरा है माइट्स। माइट्स को अगर हम देखें तो माइट्स एक ऐसी समस्या है जो कि आज आपने देखा और दूसरे दिन बाद देखेंगे आपको तो पूरी फसल पर वो फैल जाती है। बहुत ही तेज़ी से यह फैलता है, तो इन्हें आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। दूसरा है पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व आपको ड्रिप के माध्यम से भी देना पड़ता है, स्प्रे के माध्यम से भी देना पड़ता है और ड्रिंचिंग के माध्यम से भी देना पड़ता है। यदि आपने तीनों चीज़ों को टारगेट कर लिया तो आपकी फसल पर उत्पादन बहुत ही बढ़िया आता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है हमारा खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण में अगर हम देखें तो हमारी फसल पर यदि कचरा रहता है, खरपतवार रहता है, तो कीटक जो है वहाँ पर पनपते हैं और फिर हमारी फसल को डैमेज भी करते हैं। यहाँ हम दवा स्प्रे करते हैं फसल पर, वो कीटक जाके आपके कचरे में बैठ जाते हैं, फिर जैसे ही दवा का असर खत्म होता है तो फिर वो हमारी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो ये 3 पॉइंट प्रमुख हैं। अब इनका हम निदान जानते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब हम देखें, पहली पॉइंट हमारा वो है रोग प्रबंधन। रोग प्रबंधन यदि हम देखें तो जो ब्लाइट है, ब्लाइट के लिए आपको, जैसे अर्ली ब्लाइट है उसके लिए आपको कापर, जैसे जितने भी फंगीसाइड हैं, चाहे वो सीओसी है आपका, चाहे वो कोसाइड हो, चाहे फिर कापर सल्फेट हो, इनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए यदि आपकी फसल पर अर्ली ब्लाइट आ जाती है तो। अगर समय से पहले आप करते हैं तो आपकी फसल पर अर्ली ब्लाइट नहीं आती है। इसके अलावा हम देखें तो लेट ब्लाइट, अब जो है लेट ब्लाइट आएगी आपकी फसल पर। जैसे ही धूप तेज होती है और हल्की सी रात में ठंड पड़ती है तो लेट ब्लाइट का प्रकोप हमारी फसल पर बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपको जो जोल ग्रुप में जितने फंगिसाइड हैं, चाहे वो टेबुकोनाजोल हो, चाहे डाइफेनाकोनाजोल है, चाहे प्रोपिकोनाजोल है, ये जोल ग्रुप के जितने भी फंगिसाइड हैं आपको बहुत ही बढ़िया राहत देते हैं यदि आपकी फसल पर लेट ब्लाइट आ जाती है तो। इसके अलावा हम देखें तो आपकी बैक्टीरियल बाइट। बैक्टीरियल बाइट के लिए मैं आपको बताऊं कि बैक्टीरियासाइड का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। उनमें यदि हम देखें तो आपका सीओसी है, कोसाइड है, ये भी बैक्टीरियासाइड हैं। दूसरा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कासोकामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बेरिडामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आता है बैक्टीनास के नाम से मल्टीप्लेक्स कंपनी का, 2 बेंजो 2 नाइट्रो, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बारी बारी से आप करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट उसके मिलेंगे, तो बैक्टीरियल बाइट भी आपको कंट्रोल हो जाती है। और ब्लाइट यदि आपने कंट्रोल कर लिया टमाटर की फसल पर तो आपको उत्पादन बहुत ही बढ़िया आता है। आपकी फसल जो है वो साफ़ रहती है। साफ़ से मतलब हमारा ये है कि जैसे बैक्टीरियल बाइट यदि आ जाती है तो आपको पत्तों पर तो छेद दिखाई देंगे आपको, लेकिन साथ में आपके फलों पर भी दाग धब्बे दिखाई देते हैं। वो जो फसल हम मार्केट पर ले जाते हैं तो हमें उसके बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से हम जो है रोगों को प्रबंधित करेंगे तो हमारी फसल पर उत्पादन तो अच्छा आएगा ही, हमारी फसल स्वस्थ भी रहेगी। पहला अगर हम देखें कीटकों के संबंध में तो वो है दोस्तों लीफ माइनर।
लीफ माइनर को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो यकीन मानिए आपको उत्पादन बहुत ही बढ़िया आता है। जैसे कि रोग प्रबंधन में आपका लीफ माइनर, आपको समय समय पर लीफ माइनर के लिए आपको कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें अगर हम देखें तो जैसे कि अली का आता है आपका, जिसमें कि लेमडा प्लस थाइमेथाक्साम होता है, ये लीफ माइनर में बहुत ही बढ़िया काम करता है। इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ में एसिटा का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका लीफ माइनर जो है बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल होता है। इसके अलावा आप डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डेलीगेट के साथ में आपको एसिटा है या इमिडा है साथ में ले लेना चाहिए, या फिर आप कटाप हाइड्रोक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको केल्डन के नाम से मिलता है। ये जो प्रोडक्ट आपको बताए हैं ये लीफ माइनर में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा आप ट्रैप को भी लगा सकते हैं। डेल्टा ट्रैप आता है लीफ माइनर के लिए और टूटा एसोटा के लिए। यदि आप एक एकड़ पर 10 से लेकर 20 तक अगर लगाते हैं तो आपको लीफ माइनर के जो पतंगे हैं वो चिपके हुए नजर आते हैं। और लीफ माइनर के यदि पतंगे आपके खराब हो जाते हैं तो फिर आपके लीफ माइनर जो है कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से आप लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारा माइट। माइट यदि हम देखें, जैसे आपने पहले बताया मैंने आपको कि आपको अक्टूबर के महीने में, खासकर अक्टूबर का महीना हमारा और सितंबर का महीना, ये 2 महीने ऐसे हैं जहाँ पर लीफ माइनर ये माइट की समस्या हमें सबसे ज़्यादा आती है। तो माइट्स के लिए अभी क्या कर सकते हैं आप जो है इसके लिए लिक्विड जो सल्फ़र आता है, ठंड जैसे ही हमारी बढ़ती है तो हमें लिक्विड सल्फ़र का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। दूसरा, अभी के समय पर अगर हम देखें तो अभी हमें जैसे कि एवासीन है आपका, आपका बायर का आता है कौन सा आपका, ओबेरॉन आता है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो तीनों टेक्निकल ऐसे टेक्निकल हैं जो कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे आपको काफ़ी बढ़िया उसमें असर दिखाई देगा। किस पर? आपका माइट्स पर। ओबेरॉन का जब इस्तेमाल करते हैं तो वाइट फ्लाई भी कंट्रोल होती है आपकी और आपका माइट्स भी कंट्रोल होती हैं। ऐसे ही एवेसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी माइट्स भी कंट्रोल होती है, आपका लीफ माइनर भी उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। लीफ माइनर के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है एवासिन, जिसमें कि आबामेक्टिन होता है। तो इस तरीके से आप जो है माइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है आपका खाद प्रबंधन। खाद प्रबंधन में देखें तो ड्रिप के माध्यम से हमें समय के हिसाब से, जैसे कि शुरुआती अवस्था पर वनस्पति की जब अवस्था रहती है हमारी, उस समय पर हमें 19-19 की मात्रा देना चाहिए। जब फ्लावर आ गए हों तो हमें 1261 का इस्तेमाल करना चाहिए, 5234 का इस्तेमाल करना चाहिए। जब फल लग गए हों तो हमें 13045 है, 5234 है, 0050 है, इनका बारी बारी से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। समय के हिसाब से आपको खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा, ये स्प्रे के माध्यम से भी आप जो है दे सकते हैं। कैसे? 5234 का आप स्प्रे ले सकते हैं, 1261 का भी स्प्रे ले सकते हैं आप। समय समय पर आपको कैल्शियम और बोरान का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट का भी आपको समय समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान की जो मात्रा है आपको कम से कम 15 दिनों में एक बार तो दे देनी चाहिए। मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट कम से कम 15 दिन में एक बार आपको दे देना चाहिए। इस तरीके से आप अगर मैनेजमेंट करके चलेंगे भैया तो आपको उत्पादन अच्छा आता है। डिंचिंग में यदि हम देखें तो हमें समय समय पर, जैसे कि शुरुआती अवस्था पर 8 से 10 दिनों की फसल पर हमें माइक्रोराइजा और ह्यूमिक एसिड को देना पड़ता है। वैसे ही हमें जब हमारी फसल पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की अवस्था हमारी शुरुआत हो जाती है उस समय पर भी हमें माइक्रोराइजा एक बार और एक बार हमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यदि वो इस्तेमाल करते हैं आप तो जड़ों की ग्रोथ अच्छी आती है। जड़ों की ग्रोथ अच्छी आती है तो आपको उत्पादन अच्छा आता है, पौधे भी आपके अच्छा बनते हैं। डिंचिंग में एक काम और कर सकते हैं आप कि जैसे ही आपकी फसल पर फ्रूटिंग स्टार्ट होती है या फ्लावरिंग आना चालू हो जाती है, फ्लावर से फल में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं, उस समय पर आप हाई पावर डोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई पावर डोज हमने बनाया हुआ है, आप उसकी लिंक जो है आई बटन पर भी है। फिर भी आपको बताऊं कि हमें 15 किलो डीएपी और उसके साथ में एमओपी की मात्रा यानी कि पोटास की मात्रा 5 केजी, आप चाहें तो लिक्विड सागारिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बायोवीटा जो आती है सीबीडोस होता है उसमें, उसकी मात्रा आधा लीटर इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ पर। यानी कि 200 टंकी पर अगर आप, जैसे मान लीजिए आपको 2 टंकी लगती हैं तो आप 250 ml जो है 1 टंकी पर इस्तेमाल करेंगे और फिर उसकी आप जड़ों के किनारे ड्रिंचिंग करेंगे, लेकिन जड़ों से थोड़ी दूरी बनाकर। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर जो, जैसे जिस समय पर हमें ज़्यादा पोषण चाहिए रहता है उस समय पर हम उसे हाई पावर के डोज के रूप में ले सकते हैं। अगर ये आप करते हैं तो आपका जो बैलेंस है हो जाता है। देखिए हम क्या करते हैं कि आधार खाद के रूप में यानी कि बेसल डोज के रूप में हम पहले से तो देते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद यानी कि जब हमारी फसल 60 से 70 दिनों की हो जाती है उस समय पर हमारी ज़मीन थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है पोषक तत्व देने में। उस समय पर हमें ये करना चाहिए हाई पावर डोज का इस्तेमाल। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर ये न्यूट्रिएंट प्रबंधन अच्छे से हो जाता है। दूसरा ये कि आपको समय समय पर 15 दिनों में कम से कम एक बार आपको 5234 है या फिर 1261 है आपको दे देना चाहिए। या आपको बढ़वार कम नज़र आती है तो 19-19 का आप स्प्रे ले सकते हैं। अगर फलों का साइज नहीं आ रहा है तो उसके लिए 5234 के साथ में आप गोदरेज डबल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये आप करते हैं तो यकीन मानिए आपकी फसल पर उत्पादन अच्छा आता है। अगर बढ़वार नहीं हो रही है, आपका पौधा स्टेज पर है, तो आप अमीनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सीविड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है इसके लिए
फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर उत्पादन बहुत ही बढ़िया आता है। अब है खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन अगर हम देखें तो भैया, आप यदि खरपतवार को प्रबंधित करना चाहते हैं तो आपको निंदाई करवानी पड़ेगी, आपको स्टेकिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, आपकी फसल पर मल्चिंग होनी चाहिए, खासकर बरसात के समय पर। अगर ये सब आप करते हैं और बीच में निंदाई करते हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप ग्लाइफोसेट है या फिर पैराकोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बीच में नालियों पर। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर ये खरपतवार के नियंत्रण हो जाता है। अगर ये हो जाता है तो आपकी फसल पर कीटक कम आते हैं। खासकर शिमला मिर्च है, इन फसलों पर तो बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है कीटक का। उसका कारण सबसे बड़ा होता है हमारा खरपतवार। यदि आप इसे नियंत्रित करते हैं तो आपकी फसल पर रोग कम आते हैं, और रोग कम आते हैं तो आपको उत्पादन बढ़िया मिलता है कम खर्चे पर। आज की जानकारी को कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन पर भी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।